नमस्कार साथियों। मैं ओपी वशिष्ठ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज्य की जिसने कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 10 से 12% हिस्सा अकेले संभाला था और आज वही राज्य बेरोजगारी, कर्ज, पलायन और राजनीतिक हिंसा की चपेटों में है। क्या बंगाल फिर से उठेगा? क्या हिंदुत्व की राजनीति वहां परचम लहराएगी या फिर विकास बनाम पहचान की लड़ाई में एक और ऐतिहासिक अवसर हाथ से निकल जाएगा? दोस्तों, बंगाल में सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह एक सिविलाइजेशन मूवमेंट है। एक वक्त था जब कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बौद्धिक पुंज हमारे देश को बंगाल से ही मिले। इसलिए बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह भारत का बौद्धिक और सांस्कृतिक हृदय था। सन 1600 से 1750 के बीच भारत विश्व जीडीपी का लगभग 25% योगदान देता था और उसमें से अकेले बंगाल का हिस्सा 10 से 12% तक माना जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक प्रांत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 10वां हिस्सा कंट्रोल करता था, इसलिए उसे कहा जाता था पैराडाइज ऑफ नेशंस। लेकिन मार्च 2026 में जब हम उसी सोनार बंगला की तरफ देखते हैं तो तस्वीर एकदम बदल चुकी है। पिछले 15 सालों में बंगाल को एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन जाना चाहिए था, लेकिन बना क्या? आज बंगाल में चर्चा विकास की नहीं, बल्कि पॉलिटिकल वायलेंस, सिंडिकेट कल्चर, करप्शन, स्कैम्स और लॉ एंड ऑर्डर पर सवालों की हो रही है। जो राज्य कभी उद्योगों का केंद्र था, वहां से 2011 से 2025 के बीच लगभग 6,600 से अधिक कंपनियां अपने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर चुकी हैं या वहां ऑपरेशन बंद कर चुकी हैं। टाटा की नैनो का सिंगूर से जाना सिर्फ एक फैक्ट्री का जाना नहीं था, वो एक संदेश था कि निवेशक बंगाल से भरोसा खो रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने तरलता प्लांट बंद कर दिया। बाटा इंडिया ने हेडक्वार्टर बंगाल से गुरुग्राम शिफ्ट कर लिया। कई बड़े कॉरपोरेट्स अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिस मुंबई ले गए। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? स्थानीय स्तर पर कट मनी और सिंडिकेट कल्चर की चर्चा आम हो चुकी है। अगर निवेशक को हर स्तर पर अनिश्चितता मिलेगी, हर जगह रिस्क नजर आएगा, तो वह क्यों रुकेगा वहां? अब आइए आर्थिक स्थिति पर बात करते हैं। वेस्ट बंगाल का डेट टू जीडीपी रेशो लगभग 38% तक पहुंच चुका है। 2011 में जो कर्ज था वह अब 3 गुना से अधिक हो चुका है। लेकिन क्या यह कर्ज इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा? ऐसा नहीं लगता। अगर लगा होता तो क्या आज युवाओं को बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा पलायन करना पड़ता? पर कैपिटा इनकम में बंगाल कई राज्यों से पीछे जा चुका है। ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्य भी आज कई मामलों में बंगाल से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब युवा के पास 2 ही विकल्प बचे हैं, माइग्रेशन या अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमें रुककर जरूर सोचना पड़ेगा। अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लेते हैं। संदेशकाली जैसी घटनाएं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की दर्दनाक घटना, दुर्गापुर केस, मालदा जिले में एसआईआर प्रक्रिया के अभ्यास में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना। इन घटनाओं ने सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी प्रश्न खड़े किए हैं। जब सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने की बजाय उन्हें सलाह दे कि रात में बाहर मत निकलो, तो यह गंभीर चिंतन का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा, राज्य की जिम्मेदारी सुरक्षा देना है, ना कि स्वतंत्रता सीमित करना।
अब आते हैं चुनावी राजनीति पर। बंगाल में अप्रैल 23 और 29 तारीख को चुनाव होने हैं। कुल 294 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 बनता है। 2016 में बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें थीं। 2021 में 77 सीटें और 38% वोट शेयर था। आज भाजपा के पास लगभग 65 सीटें बची हैं। दूसरी तरफ टीएमसी, जिसने 2021 में लगभग 48% वोट शेयर लिया था, उसे इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। और यहीं से शुरू होती है टेम्पल पॉलिटिक्स की नई रणनीति। दीघा में जगन्नाथ मंदिर, सिलीगुड़ी में 216 फीट महाकाल प्रतिमा का प्रस्ताव, कोलकाता में दुर्गा आंगन, जो नेतृत्व कभी जय श्री राम के नारों से असहज हो जाता था, चिढ़ जाता था, आज वही नेतृत्व अब मंदिरों के माध्यम से हिंदू वोटर्स को संदेश दे रहा है। इसे कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व स्ट्रेटजी। सवाल यह है, क्या यह वैचारिक परिवर्तन है या फिर पॉलिटिकल सर्वाइवल का औजार है? देखिए दोस्तों, वोटर साइकोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। एक तरफ फ्रीबी स्कीम्स जैसे लक्ष्मी भंडार, जिससे एक बेनिफिशियरी क्लास तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ परिवर्तन का नारा। लेकिन बंगाल को असली ज़रूरत किस चीज़ की है? उसे ज़रूरत है फैक्ट्रीज़ की, उसे ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, उसे ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट की, उसे ज़रूरत है सेफ सिटीज़ की और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की। दोस्तों, चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर बंगाल को अपनी पुरानी गरिमा वापस चाहिए तो उसे फिर से वह राज्य बनना है जिसके बारे में कहा जाए, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। अब फैसला जनता के हाथ में है। 4 मई को परिणाम आएगा, लेकिन असली परिणाम तय होगा वोट डालते समय। कि प्राथमिकता क्या है बंगाल की, पहचान या विकास? मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस डिस्कशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।